श्री अशोक सिंह, हाँ जी, मेडल स्पीच है। हाँ सर ने मेंशन। माननीय सभापति महोदय जी बोलिए सर। मैं आभारी हूँ अपनी पार्टी का और अपने वरिष्ठ नेतृत्व का, जिन्होंने आज मुझे देश की सबसे बड़ी संसद में बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, देश के वित्त मंत्री महोदय ने लोक लुभावन बजट पेश किया है, जिसमें आंकड़े और डाटा के जरिए देश के गरीब और मध्यम वर्ग को फिर से छलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल ग्वालियर से आता हूं और खेती किसानी परिवार से आता हूं। बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं। मैं आंकड़ों के मायाजाल से अलग गरीब आदमी की भोजन की थाली पर बात करना चाहता हूं। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने की बात कही जा रही है। कौन सी बात सही है, ये तो माननीय वित्त मंत्री ही बता पाएंगी। 12 लाख के आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के लिए धन्यवाद, लेकिन 12 लाख की आयकर छूट में कितने मात्र 3 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं। 137 करोड़ लोगों के बारे में, उनके विकास और उनकी सुविधाओं के बारे में कोई बात बजट में नहीं कही गई है। गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत ही नाकाफ़ी है। आज भी किसानों को डीएपी व अन्य उर्वरकों के लिए रात भर लाइन में लगकर खाद कड़ी ठंड में ठिठुरते हुए लेना पड़ता है। आज इस देश में कौन सी तरक्की की बात कही जा रही है। सभापति महोदय, किसान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। किसान लगातार कर्ज में दबा जा रहा है। किसानों पे कर्जे और बढ़ते जा रहे हैं। हमारी तो मांग है कि जिस तरह यूपीए सरकार में लगभग 72,000 करोड़ के किसानों के कर्जे एक मुश्त माफ़ किए गए थे, वो माफ़ किए जाएं। उसी तरीके से एमएसपी भी बहुत कम है, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है, उसे बढ़ाया जाए। उत्पादन आधारित उद्योगों की कीमत प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होती है। बजट में कानून बनाकर भी एमएसपी कानून भी बनाया जाए, जिसमें किसानों के उत्पादन के लागत मूल्य के अगेंस्ट किसानों की फसलों के दाम तय किए जाएं। इमरजेंसी की बहुत बात की जाती है, पर आज देश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों के यहाँ छापे मारे गए, उन्हीं व्यक्तियों के छापे ईडी ने मारे जहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भाग लिया था और सहयोग किया था। एक परिवार के बच्चे ने तो केवल गुल्लक भेंट की थी, उस परिवार के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और उसके बच्चों के माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी मध्य प्रदेश में एक छापा पड़ा जिसमें ईडी, आईटी और लोकायुक्त तीनों संगठनों ने छापा मारा था। एक परिवहन कर्मचारी से 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, सोना, नकदी जब्त हुई। अभी हाल में ही एक उद्योगपति की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया क्योंकि उसकी फैक्ट्री पर किसी केंद्र सरकार के मंत्री के रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। सभापति महोदय, डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसी सदन में माननीय एक सदस्य ने कहा था कि जब रुपए की कीमत घटती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अभी क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगातार इस पे डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। उसके बारे में सरकार को कुछ स्पष्ट नीति अपनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी अभी कांग्रेस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी। वो उस वक़्त भी 300 रुपये थी और आज भी 300 रुपये है।
लगातार महंगाई के चलते वृद्ध लोगों के पेंशन 300 रुपये में क्या है उनका गुजारा हो सकता है, ये देखना चाहिए। भारत सरकार के कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में डीएपी की कालाबाजारी हुई, खाद को लेकर लगातार संकट रहा, यहाँ तक कि कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में भी डीएपी की कालाबाजारी हुई। रोजगार का संकट लगातार युवाओं के साथ होता जा रहा है। युवा बेरोजगारी दर लगभग 45.4% तक पहुंच चुकी है और ग्रेजुएट बेरोजगारी, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनका दर भी 29.1% है। सभापति महोदय, जीएसटी भी उन्हीं देशों में सफल हुआ है जहां सिंगल स्लैब सिस्टम है, पर यह अभी जीएसटी में यहाँ अभी भी 5-6 तरह के स्लैब हैं। सेंट्रल सेस भी लिया जा रहा है जो कि कंज्यूमर और उपभोक्ता और इंडस्ट्री सभी के साथ एक तरह से अन्याय है। जीएसटी सिस्टम में एक रूपता लाना चाहिए, तभी ये सक्सेस हो पाएगा। ये राज्यों का सदन है। पेट्रोल, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी में लिया जाना चाहिए। स्टार्टअप की बात की जाती है, कितने रजिस्टर्ड हुए और कितने सफल हुए ये कोई आंकड़ा इसमें नहीं है और मुझे लगता है कि ये सोच का विषय है। मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें बजट एलोकेशन काफ़ी कम कर दिया गया है। फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, यहाँ तक कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी बजट के प्रावधानों में कमी की गई है। देश में प्रदूषण का स्तर, सभापति महोदय, लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं और इसके इलाज के लिए गरीब आदमी को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। AQI लेवल देश में कम करने के लिए, प्रदूषण के लिए जो पर्यावरण के लिए काम सरकार को करना चाहिए वो अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त प्राय हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो वर्किंग कंडीशन है युवाओं की वो बड़ी ख़राब है। ना तो उनके लिए कोई बीमा की व्यवस्था है, ना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनकी कोई व्यवस्था की गई है। देश में लगातार जाति जनगणना की मांग की जा रही है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से किसको क्या ज़रूरत है, ये ऐसी जनगणना से ही सामने आ सकता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जाति जनगणना भी शीघ्र से शीघ्र इनको कराना चाहिए। स्टील के क्षेत्र में हम सबसे बड़े उत्पादक देश बन गए हैं, लेकिन ये सिर्फ इस कारण नहीं है कि अभी इस 10 साल में कोई बहुत इस तरह की प्रगति हुई है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने उस वक्त आज़ादी के बाद भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ऐसे कई बड़े प्लांट बना के इसको एक दिशा दी थी। आर्थिक दृष्टि से अगर देश मजबूत हुआ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी और उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। मैं चिदम्बरम जी ने अपने भाषण में कहा था कि मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इसकी जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिए। सभापति महोदय, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो वेतन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, नौकरियां क्यों खत्म हो रही हैं? उत्तर स्पष्ट है कि सरकार में आर्थिक नीति केवल अमीरों के लिए बनाई गई है, आम जनता के लिए नहीं। मेक इन इंडिया एक प्रचार अभियान ही बन के रह गया है, ना कि औद्योगिक क्रांति। निर्माण क्षेत्र में जीडीपी में योगदान
बढ़ने के बजाय घटा है। घरेलू मांग में भी लगातार गिरावट जारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारी कटौती की गई है। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट की कटौती की गई है। सभापति महोदय, 13-14 में शिक्षा पर बजटीय खर्च 3.1% था, जो अब घटकर 1.55% रह गया है। स्वास्थ्य पर खर्च 2019-20 में 2.31 था, जो अब मात्र 1.9% रह गया है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में कर्नाटक में 10% शिक्षा पर और 5% बजट स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक अलग भारत की परिकल्पना करते हैं जहां अर्थव्यवस्था सभी के लिए हो, सिर्फ अरबपतियों के लिए नहीं। जहां रोजगार बढ़े, नौकरियां खत्म ना हो, जहां किसान समृद्ध हो, कर्ज के बोझ से ना दबे, और जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक सिंह जी।